आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मुख्य रूप से एक अलग विषय पर विचार विमर्श करेंगे और विषय है कांग्रेस का वर्तमान एवं भविष्य। वस्तुतः पिछले 6-7 महीने में लोकसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद दो प्रमुख राज्यों के चुनाव, एक आपको हरियाणा और दूसरा जम्मू कश्मीर में हुए हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के भविष्य और वर्तमान पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगा। क्लास में परिचर्चा के दौरान बच्चों लोगों से बातचीत होती है और उन लोगों ने भी इन बातों के लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों का सामान्य जो विचार रहता है वो कांग्रेस का अब रिवाइव होना बहुत मुश्किल टाइप का लगता है, तो उन बातों को केंद्र में रखते हुए कि एक प्रोग्राम ऐसा कुछ हो जिससे कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ हो सके। 29 के चुनाव में या 34 के चुनाव में या 39 के चुनाव में कांग्रेस अपने बल पर सरकार बना सके या 200 से 250 लगभग 250 लोकसभा का सीट जीत सके, इसके लिए एक मैं रणनीति रख रहा हूं और मेरे विचार से इस पर कांग्रेसी भी ध्यान देंगे और बच्चों को पूछने प्रश्न के संदर्भ में भी इन बातों को देखने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल मेरा निजी विचार है और इस विचार को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप लोग इसको सुनेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा भी कुछ काम की चीज़ लगे तो कांग्रेसियों तक इन बातों को पहुँचाया जाए तो कुछ लाभ उनका हो जाए। तो इस संदर्भ में हम बात को रखते हैं। पृष्ठभूमि में अगर रखें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को मैं रख रहा हूं। हरियाणा को देखिए, बीजेपी को लगभग 48 सीट प्राप्त हुए हैं। 46 पर बहुमत होना चाहिए, वहां पर 90 विधानसभा का सीट है, जानते ही होंगे, और कांग्रेस को वहां पर 37 मिला है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी को 29 सीट प्राप्त हुआ है और कांग्रेस को 6 सीट प्राप्त हुआ है और एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिला है और यहाँ भी 90 विधानसभा के सीट हैं। इन सीटों को अगर देखा जाए तो इस चुनाव की फलसफा क्या है, इसका महत्व क्या है, इन बातों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले यह समझा जाए कि हरियाणा में यह 2 बार बीजेपी की सरकार रही। 10 साल के उनके खराब शासन, एंटी इनकम्बेंसी, नाना प्रकार की बातें, उन सारी बातों को भुनाने का समय था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई। वोट प्रतिशतता को भी देखें तो लगभग 39.8% इनका, बीजेपी का, और कांग्रेस को लगभग 39% वोट मिला, जो लगभग बराबर है या थोड़ा बीजेपी को ही ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए तो 26% जम्मू कश्मीर में बीजेपी को वोट मिला और इनको मोटे तौर पर 13% और 26-13 के बीच में 13 दूना 26 होता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल मिलाकर के कि 10 साल के बाद सरकार को नहीं बदल पाना, लगातार तीसरी बार हरियाणा में आज तक हरियाणा के गठन के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और फुल मेजॉरिटी में पिछले बार बीजेपी वाले सहयोग से सरकार बनाए थे। तो क्या हो गया? जिस जनता, जिस किसान, जिस पहलवान, जिस जवान, जिस संविधान, दलित, जाति, नाना प्रकार की बात कांग्रेस के नेता कर रहे थे, वो सब कहाँ चला गया? हम इस विषय को केंद्र में रखते हुए बातों को आगे बढ़ाएंगे। आज भाजपा पर मैं बातचीत ही नहीं करूंगा और उनके लिए बातचीत के लिए किसी अन्य वीडियो में देखा जाएगा। एक बात हो गई, भाव यही है कि कांग्रेस का सुधार हो, क्योंकि इतिहास के छात्र होने के नाते कांग्रेस की स्थापना से लेकर के इससे बड़े बड़े नेता जुड़े हैं। दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे, सरदार पटेल, फिर नेहरू जी और इस तरह के बहुत सारे लोग, राजेंद्र बाबू। तो उस पार्टी की स्थिति अब यह है कि मरणासन होती जा रही है। इस बात को तो कांग्रेसियों को स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो समस्या होगी। कैसे इससे निकलें, हम उसी रणनीति पर 10 पॉइंट हमारे पास हैं, उन पॉइंट पर मैं विचार विमर्श करूंगा। इसके महत्व को देखा जाए इस चुनाव का, तो लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस को 99 सीट आया था उस पर यह भारी पड़ गया। ये जो कहा गया है कि मोदी का महत्व खत्म हो रहा है, वो सब चीज़ें बदलती जा रही है। दूसरा, आगामी विधानसभा जो 4 विधानसभा होने वाले हैं,
पहला हम देखते हैं कि दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद है झारखंड का और उसके बाद बिहार का। इन सारे चुनाव पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे वो सभी पार्टी के लोग, सभी लोग समझ रहे होंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस इस चुनाव के साथ लगभग आगे वाले 50 वर्षों के लिए, 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 50 वर्षों के लिए बाहर ही हो गए। एनसी को सीट मिला है 42। आज ही आप उमर अब्दुल्ला की बात को सुन लीजिए, आज की तारीख की बात मैं कह रहा हूं तो आपको पता लग जाएगा। इससे पहले आप फारूक अब्दुल्ला की बात को सुन लीजिए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राहुल जी को जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू में जाकर के अपना चीज़ों को तलाशें, और केवल एक भी सीट नहीं मिला कांग्रेस को जम्मू में। तो उनको बात को समझने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस अब कहां से, तो जैसे बिहार से बाहर हो गए, उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, जैसे बंगाल से बाहर हो गए, उसी तरह से जम्मू कश्मीर से भी बाहर हो गए। तो इन संदर्भों में इसके महत्व को समझने की जरूरत है। और कांग्रेस को हकीकत यह है कि भारत में 31 राज्यों में सरकार बनी है। उन 31 राज्यों में केवल 3 मुख्यमंत्री उनके राज्य, बड़े राज्य में हैं, जैसे एक हिमाचल प्रदेश में, एक कर्नाटक में, अगला हम देखते हैं कि ये तेलंगाना में, और कुछ वैसा तो बड़ा मुझे दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से, और गठबंधन के साथ देखें तो गठबंधन में तो क्या महत्व होता है सो जान ही रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से, और 5-6 जगह इनकी सरकार चल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर एमएलए की संख्या देखा जाए तो भारत में 4036 एमएलए हैं। उसमें कांग्रेस के पास मोटे तौर पर 680 प्लस एमएलए है मात्र। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वही 17-18% होगा। एमपी के दृष्टिकोण से देखें तो लोकसभा में इनके पास लगभग 100 एमपी हैं और राज्यसभा में 36 एमपी हैं मात्र। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या बीजेपी से सत्ता छीनने के सामर्थ्य कांग्रेस रखती है? और अगर सामर्थ्य पैदा करना चाहती है तो उसे क्या क्या करना चाहिए कि 29 के चुनाव, 34 के चुनाव और 39 के चुनाव में भी अगर कांग्रेस को केंद्र में आना है तो किन रणनीतियों पर बातचीत करना होगा। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग जिन विद्यार्थियों को कुछ महीने तक पढ़ा देते हैं तो समझ लेते हैं कि कितने दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो कांग्रेस की जो वर्तमान में स्थिति मुझे दिख रही है, बहुत सारे पत्रकारों को भी दिख रहा होगा, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को भी दिख रहा होगा, वो बोलने की साहस शायद नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि एक साधारण विद्यार्थी होने के नाते इन बातों को मैं ही रख दूं कि जब कांग्रेस का कभी कुछ बेहतर होगा या कुछ अगर नकारात्मक होता है तो अपनी बातों से हम निकल जाएंगे कि मैंने इस तरह के विचार रखा था, भले इनको सुने या न सुने कांग्रेसी। पहली बात कि पहला रणनीति कांग्रेसियों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो बिल्कुल अलग विचार में रख रहा हूं कि 12 से 15 राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे उनको संबंध छोड़ देना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। सबसे पहली रणनीति कांग्रेस की यही होनी चाहिए कि बड़े राज्य जो हैं जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे झारखंड, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे तमिलनाडु, ये सब, जैसे महाराष्ट्र, ये सब जो राज्य हैं इन राज्यों से जितने बड़े क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से यानी कि सपा से और बसपा से, बिहार में आरजेडी से, बंगाल में दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस से, महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से, इसी तरह से ये जम्मू कश्मीर में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इन सारी पार्टियों से इनको अपना दिल्ली में और पंजाब में आप पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से, इनसे इनको संबंध सबसे पहले तोड़ना चाहिए। और वहाँ की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में ही देखें तो हम पार्टी है, यहाँ पर देखें आपको सन ऑफ मलाह जो इनकी पार्टी हैं, वहाँ बहुत सारे लगभग दर्जनों छोटी छोटी पार्टियां हैं। पप्पू यादव जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, कई पार्टियां छोटी छोटी हैं, उनसे वो संबंध बनाएं। कोशिश करें कि बिहार के चुनाव जब होगा तो 243 में से वो 190 सीट पर चुनाव लड़े, 180 सीट पर चुनाव लड़े, और शेष जो 60-63 सीट बचेगा या 53 सीट बचेगा छोटी छोटी पार्टियों को दे और उनके बड़े नेता के रूप में
अपने आप को यहाँ पर प्रोजेक्ट करें। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी पार्टियों को छोड़ें, क्योंकि वहाँ पर ये इतने छोटे पार्टी बन जाते हैं कि इनका कोई महत्व ही नहीं रहता, इनके कार्यकर्ता में कोई बल ही नहीं है। अब पता चला है पूरे मुजफ्फरपुर में एक एमएलए का सीट, 16 सीट है, 17 सीट है, 18 सीट है, वहाँ पर 1 सीट इनको दिया जा रहा है। तो कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे, स्थानीय नेता कैसे तैयार होंगे? तो इनको सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा, जो 12 से 15 बड़े राज्य हैं वहाँ पर वहाँ की जो लोकल पार्टी है उससे वो अपना संबंध ब्रेक करे। आज ही आप उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं का वक्तव्य सुन लीजिए कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई जब भाजपा से होती है तो कांग्रेस हार जाती है। अरे कम से कम वहाँ पर तो 39% सीट टिकट तो उन्होंने लाया और सीट वोट तो लाया, और जहाँ पर टिकट ही आप उनको 5 देंगे 10 देंगे, तो कांग्रेसियों की बहुत महत्वपूर्ण रणनीति का भाग यह होना चाहिए मेरे विचार से कि बड़े राज्य जितने हैं और जहाँ पर वहाँ के सबसे प्रमुख पार्टी से इन्होंने गठबंधन करके रखा है उसको छोड़े और अपने बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, लेकिन कैडर तो खड़ा होंगे, कार्यकर्ता तो खड़ा होंगे। और देखें कि बिहार से आरजेडी ने इन्हें बाहर किया है, जदयू ने इन्हें बाहर किया है, भाजपा ने नहीं किया है। बंगाल से दीदी ने इनको बाहर किया है, भाजपा ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश और मायावती जी अर्थात बसपा और सपा ने बाहर किया है, इन बीजेपी वालों ने नहीं किया है। महाराष्ट्र से भी वही हाल है, तमिलनाडु से भी वही हाल है। तो कुल मिलाकर के इन बातों को जम्मू कश्मीर से एनसी इनको बाहर कर दिया। आने दीजिए अगले 4 इलेक्शन 5 इलेक्शन तक। 6 सीट हैं, एक मंत्री भी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मंत्री मिलेंगे भी तो उसका वजूद कितना होगा। बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अगर यह निर्णय लेने में कांग्रेसी को लग रहा है कि हम सक्षम हैं तो लें, और नहीं तो पहले विपक्ष बने। 29 के चुनाव और 34 के चुनाव में विपक्ष बनने की कोशिश करें। इसी बार क्या हुआ, जिनको लेकर के चल रहे थे वह ममता जी यानी तृणमूल कांग्रेस और यहाँ के हम पार्टी देखें तो इन पार्टियों ने इनका साथ छोड़ करके अलग से चुनाव लड़े या उनके साथ मिल गए। और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आती तो विपक्ष के कितने नेता थे जो राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह की बात है, 3 बातों को उनको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, नेतृत्व में परिवर्तन करें। अब नेतृत्व के परिवर्तन के संदर्भ में 2 बातें हैं। पहला, ये परिवारवाद, इन पर बड़ा आरोप लगता है और आरोप में बहुत हद तक सच्चाई भी है। इस सच्चाई को उनको स्वीकार करना पड़ेगा और सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस के नेता सब यूट्यूब पर आते हैं, ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और इन नेताओं को जनता के आगे हम इस बात को रखेंगे, जनता के बीच में भेजा जाए। उजरा 500, 1000, 2000, 5000 नेताओं को इकट्ठा करके उनसे पूछें कि आपकी समस्या क्या है और वहाँ पर अपने वाणी से उनको प्रभावित करने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो सत्य सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के ये नेतृत्व में परिवर्तन, तो परिवारवाद वाली जो बात है उसका उनको खोजना पड़ेगा कि क्या काट वो देंगे। और जो स्थानीय पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो केवल एक राज्य में चुनाव लड़ते हैं, इनको अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी सरकार बनाना है। तो सरकार बनाने के लिए इसका समाधान खोजना। व्यक्ति केंद्रित जो पार्टी वाला आरोप है उन दोनों को, ऐसा क्यों है? तो इसलिए है कि कुल मिलाकर के देखा जाए कि यहाँ इनके पास जो भी बड़े व्यक्ति इस तरह के आते थे या आए, उनको यहाँ से वो महत्व नहीं दिया गया, दूसरे नेता को खड़ा नहीं होने दिया गया। होते हैं पार्टी में ऐसा होते हैं। आप देख लीजिए सपा के संदर्भ में भी, अन्य बहुत सारी पार्टियों के संदर्भ में, तो इनको दूसरे नेता को खड़ा नहीं होने दिया गया और दूसरे जो सामने आए या तो उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई या उनको वो सम्मान नहीं दिया गया, अतः बाहर निकल। ये समस्या है, समस्या पर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे। समाधान क्या है? तो इसके लिए परिवारवाद और व्यक्ति केंद्रित पार्टी से निकलने के लिए कांग्रेस के पास यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और पहला ये है कि पुराने नेता जो आपके हैं आप उनको बाहर न निकलने दें। जो आपके यहाँ 40 साल से है, गुलाम नबी आज़ाद जी को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मैं 45 साल से 40 साल से कांग्रेस की सेवा किया हूँ। प्रमोद कृष्णन जी, इस तरह के बहुत सारे लोग। कोई कह रहा है कि कान लेकर के कौआ भागा जा रहा है,
तो कौवा को नहीं कान को देखने की आवश्यकता है। जिसने अपने पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा में खपा दिया, उनको 2-4-5 बातों को लेकर के उन पर यह आरोप लगा देना कि विपक्षी के साथ मिले हुए हैं या इस तरह की बातें, वो अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस से बहुत सारे नेताओं का जन्म उनके सामने में हुआ है। तो पुराने लोगों को रोकिए, पुराने लोगों में दम है। जिस हेमंत विश्वकर्मा को आप महत्व नहीं दे पा रहे थे, वह पूरे 7 सिस्टर्स में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। असम जैसे जहां पर मुस्लिम मतदाता की संख्या मोर देन 40% है, वहां पर दोबारा बीजेपी की सरकार बनवा दी और आगे भी सरकार बनवाएंगे। वह व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर के आपको हार्म कर रहा है और अभी हरियाणा में कर दिया। उसमें इतने गट्स थे और उस गट्स को पहचाना नहीं गया। क्यों नहीं पहचाना गया? जिस हेमंत को, जिस सिंधिया को बाहर निकाला गया, उनमें वो दूसरे जगह गुल खिला रहे हैं, बड़े स्तर पर उनको जितवा रहे हैं, वहां पर अपना योगदान दे रहे हैं और उसका आपके यहां कोई वैल्यू ही नहीं रहा। उनके महत्व को समझा जाए। बड़े लोगों को तवज्जो देने की आवश्यकता है और खास करके जो पुराने लोग हैं, जो नए नए आए हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पुराने आपके दुख सुख में साथ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनको रोका जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका क्या विचार है। अगली बात, नए लोगों को जोड़ा जाए। नए लोगों को जोड़ा जाने का अर्थ यह है कि कांग्रेस के पास वक्ता का कमी है। यहाँ पर बोलने वाले वाणी के दरिद्र लोग कांग्रेस में भी रह रहे हैं। जब जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन नेता की जरा परीक्षा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, जो शीर्षस्थ नेता है, क्यों नहीं लेते हैं। उनको अभी चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में, अभी बिहार में चुनाव होंगे 1 साल के बाद, अभी दिल्ली में बस 2 महीना 3 महीना के अंदर में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में। वहाँ पर उनको भेजा जाए और 100 लोगों, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोगों के बीच में जरा उनको जनता के बीच में बोलने के लिए कहा जाए। पता लग जाएगा कि यूट्यूब पर बोलना, एक्स पर बोलना, पीसी करना और जनता के बीच में जाकर के चीज़ों को बोलना, रखना, उसमें कितना अंतर होता है। जनता उनकी बात सुनती भी है या नहीं सुनती है। तो नए लोगों को जोड़ा जाए। नए लोगों को जोड़ने का अर्थ है कि आप उसे सम्मान दीजिए। क्यों हम बोलें, क्यों आपके पक्ष में कोई बोलेगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप बनेंगे और नए लोग जो जुड़ेंगे वो केवल बोलेंगे और उसमें भी सम्मान उनको नहीं दिया जाएगा, उनको स्नेह नहीं मिले, उनको महत्व नहीं दिया जाए, उनकी बातों को न सुना जाए। तो नए लोगों को जोड़ने के लिए जोड़ें और सबसे बड़ी बात कि उनको सम्मान दिया जाए, कि आप उनके विचार को सम्मान दिया जाए, उनको महत्व दिया जाए, जो नेतृत्व हैं उनके लिए खड़े रहें। अगली बात है वक्ता को जोड़े। वही बात कि कांग्रेस, इनके पास बोलने वाले, कांग्रेस की जगह मैं देख रहा था तो मुझे कोई भी 10 नेता ऐसे नहीं लगे जो आधा घंटा तक जनता के बीच में जनता के प्रेशर को लें और उनको चीज़ों को कर करके बोलें और दिखाएं। केवल विवादित बयान देने से कुछ नहीं होगा। जनता समझदार है। जनता कितना समझदार है कि दिल्ली में 6 महीना पहले चुनाव होते हैं लोकसभा का, तो 7 सीट भाजपा को मिल जाता है और 6 महीना के बाद चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को सारे सीट मिल जाते हैं। 70 में 70, 70 में 67, 70 में 62। इसका मतलब कि उनको ठगा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है, तथापि वो सोच समझ करके वोटिंग करते हैं। तो इस तरह की बातें, तो वक्ता को जोड़ा जाए। बहुत कमी है कांग्रेस में वक्ता की। अभी 5 नेता का नाम मैं नहीं जानता हूं जो जनता को बड़े स्तर पर एड्रेस कर सकें, जिनके वाणी में कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि जनता के हृदय तक वह बात पहुंच सके, जनता की संवेदनाओं को टच कर सके, जनता से अपने आप को कोरिलेट कर सकें। तो दूसरी बात, तीसरी बात हो गई। चौथी बात, वास्तविकता को स्वीकार करें। कल जब रिजल्ट आया तो बड़े बड़े 2 कांग्रेसी नेता टेलीविजन पर बोल रहे थे कि यह लोकतंत्र का नहीं, तंत्र की जीत है। सत्य को स्वीकार कीजिए। जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। अरे भैया, 21वीं शताब्दी में चले आए हैं। तो कांग्रेसियों को वास्तविकता को स्वीकार हाथ जोड़ करके करने की आवश्यकता है कि सत्य क्या है, हम कैसे सुधारें अपने आप को।
हम लोग पढ़ाते हैं तो जो बच्चे फेल कर जाते हैं तो कहते हैं कि सर ठीक से न पढ़ाए, तो हम लोग समझते हैं कि अगले 3 साल तक फेल करेगा यह। मैं बोलता हूँ कि 3 साल आगे फेल करोगे, तुम तो सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी असफलता का मूल कारण क्या है। तो ये बात तो कुल मिलाकर के वास्तविकता को स्वीकार करें। इसके लिए सप्तपदी 7 पद की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहला सम्मान, आपके यहाँ लोग रुकेंगे तो सम्मान दीजिए। दूसरा प्रेम, अब प्रेम की भाषा तो जानवर समझता है, मनुष्य की तो बात ही हटा दीजिए, वो तो बड़े बड़े नेता होते हैं। तो प्रेम, सहृदयता, हृदय से चीज़ों को लगाने की आवश्यकता है। सहानुभूति। अगला सत्य, सत्य को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अब इस तरह से ग्राफ बन रहा है। हम लोगों ने कांग्रेस के इतिहास को देखा है, पढ़ा है, लोकप्रियता को देखा है, और जो उनके विपक्ष में पार्टी है उनका ग्राफ कैसे बन रहा है। तो इस तरह से सत्य, निष्ठा, राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद का, कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद है डाइल्यूट हो गया है, डाइल्यूट है। तो राष्ट्रवादी चीज़ों को बहुत सारे कांग्रेस से लोग इसलिए बाहर हटते जा रहे हैं कि उसमें राष्ट्रवाद का अभाव दिखता है, भारतीय परंपरा को अपमानित करने की बातें दिखती है, केवल बोलने से नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें, इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपसे नए लोग जुड़ेंगे, आपकी विपक्षी अभी मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता बना रहा है, आप भी कुछ कीजिए। आप मिस कॉल नहीं, डायरेक्ट कॉल से कीजिए, वो उस पर रणनीति बनाइए। आपके जो समझदार लोग हैं जो ब्रिटेन में, अमेरिका में रह रहे हैं, उनको यहाँ पर लाइए। वो भारत के गांव में घूमेंगे, तो रोड पर घूमेंगे, आएंगे बिहार, मिलेंगे हम लोगों से, बताएंगे उनको वास्तविक स्थिति क्या है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगला चीज़ कि ठोस कार्यक्रम, ये पलायनवादी कार्यक्रम, चौकीदार चोर पर एक चुनाव गंवा दिए, एपेक्सस के मामला पर जो है 6 महीना निकाल दिए, अडानी अंबानी बोलने, इस सब से नहीं, ठोस कार्यक्रम दिया जाए। तो पलायनवादी आलोचना, तात्कालिक पक्ष, आपके कार्यक्रम का केवल 10 से 15% भाग होना चाहिए। 80 से लेकर के 85% तक आप जनता को क्या दे रहे हैं। एक कह रहा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे, आप 40 तक की बात कहिए कि हम 40 में विकसित बनाएंगे। अगर कोई 45-47 में कर देगा तो आप 40 तक में कर सकते हैं। अब करने की बात है कहाँ, आप प्रयास करते हुए दिखें कि बिल्कुल ये प्रयास कर रहे हैं। 40 नहीं तो 47 में कर देंगे, 47 नहीं तो 52 में कर देंगे, फिर 5 साल और। लेकिन वो दिखना, आपके पास एक वैकल्पिक एजेंडा होना चाहिए कि हम बिहार के विकास के लिए क्या हमारे पास एजेंडा है, हम किस तरह से। जनसुराज वाले कुछ कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, आरजेडी वाले कहना है कि हम ये करेंगे। आप एक स्वतंत्र विचार यहाँ पर रखें, रिसर्च करवाइए, शोध करवाइए कि बिहार की मूल बातें क्या है, लोगों की आकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं राजनीतिज्ञों से, उसका ब्लूप्रिंट करवाइए। आपने तो बिहार पर वर्षों तक शासन किया है, आपके पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन लोगों को ढूंढिए जो आपके पक्ष में हो। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि आप इन पलायनवादी आलोचना, तात्कालिक पक्ष से बाहर निकलिए। वो सब 4-5% होते हैं 1.5 घंटा के भाषण में, 1 घंटा के भाषण में 5 मिनट उस पर समय दीजिए, और शेष समय आप हमें यह बताएं कि भैया बिहार के लोगों के लिए हम ये काम करेंगे, और वो जो बताएं उसमें वो लॉजिकल हो, वो रियल में बिहार की जनता को टच करता हो, वो उसकी सहानुभूति उनके हृदय से वो सारी बातें होता हो जो लोगों को अपील कर सके कि हाँ। दूसरी बात हम देखते हैं कि अपने एजेंडा को जो बोलें, शोध माने वास्तविकता के साथ हो, और जो घोषणा हो उसका क्रियान्वयन हो। अब घोषणा का क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अब पिछले शताब्दी की बात दूसरी थी, 21वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में हम लोग 5 साल निकाल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि इन बातों को, घोषणा का क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। अगली बात, 2 एजेंडा, स्थानीय एजेंडा और नेशनल एजेंडा। बिल्कुल स्पष्ट, बिहार में चुनाव लग रहे हैं, स्थानीय एजेंडा बनाया जाए और नेशनल एजेंडा दोनों, क्योंकि बिहार एक बड़ा प्रांत है तो राष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों को आप ऐसे खींच करके लाएं कि दोनों में एक संबद्धता हो। विकास पर बल दीजिए। ये जातिगत जनगणना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो मूल बात है, जाति धर्म, ये सब पॉलिटिक्स में अब बहुत मायने नहीं रखता है। लोग आगे बढ़ गए हैं, सभी लोग विकास से
बेरोजगारी को कैसे आप दूर करेंगे? ये कागजी बात नहीं, हवाई वाली बात नहीं। आप बताइए हमें कि हम इस तरह से इन चीज़ों को समाप्त करेंगे। पहले विचार तो दीजिए, हकीकत में तो बाद में चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से विकास वाला एजेंडा, जाति धर्म को कम महत्व दीजिए, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई है। आप इनके चीज़ों में रिसर्च करके बिहार के, उसके बाद अभी चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, अभी चुनाव होंगे दिल्ली में, और अभी चुनाव होंगे आपको महाराष्ट्र में। तो इन जगह पर सभी जगह अकेले चुनाव लड़ करके उन बड़े बड़े पार्टियों से अपना वो बड़े पार्टी आपकी छाती पर चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 40 वर्ष से जिनके साथ आप लगे हुए हैं, आपको दे क्या रहे हैं? कैडर खत्म कर दिए। तो इस तरह की चीज़ें, तो कुल मिलाकर के इन बातों पर तीसरी बात थी कि कार्यक्रम ठोस होना चाहिए। वो बिना मतलब की बातें जो हैं सो वो चुनाव भी हारते हैं, अच्छा भी गिनाते हैं आपके। वो विश्वसनीयता कितनी कम हो गई कांग्रेस के नेतृत्व का कि अगर बोलते हैं कि 2 लाख रुपए हम भेजेंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो वैसे ही बोल रहा है। तो अगली चीज हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता। ये पंथ निरपेक्षता की बात बोलते जो हैं, तो ये जान लीजिए कि आप तो जानते ही होंगे कांग्रेसी साहब कि संविधान सभा में जो इलेक्टेड लोग हुए थे, उन इलेक्शन में 208 सदस्य केवल कांग्रेस के थे। और कई विद्वानों ने तो संविधान सभा की आलोचना करते हुए कह दिया कि संविधान सभा नहीं, ये कांग्रेस की संविधान सभा है, सारे सदस्य कांग्रेस के हैं। उन्होंने पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में नहीं लिखा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन से पंथ निरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया। तो पंथ निरपेक्ष भारत पहले से ही है। इन बातों को ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। याद कीजिए अंटनी कमेटी ने क्या कहा था कि कांग्रेस के हार का एक बड़ा कारण है कि उन्होंने हिंदू को तवज्जो नहीं दिया। अभी भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर हिंदुओं के आशीर्वाद कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। पंथ निरपेक्ष भारत पहले भी था, प्रस्तावना में जुड़ने से पहले, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। तुष्टीकरण की राजनीति जो केवल मुसलमानों के पक्ष में हो रहा है, ध्यान रखें आप कि आपको मुसलमानों की वोट की भी आवश्यकता है और हिंदुओं की वोट की भी आवश्यकता है। दोनों की वोट की आवश्यकता है और ईमानदारी से दोनों के लिए काम करने की कोशिश की जाए। अगर न की जाएगी तो धीरे धीरे स्थिति खराब ही होगी। इसलिए पंथ निरपेक्षता लोग समझ रहे हैं, धार्मिकता लोग समझ रहे हैं। किसी भी धर्म को अपमानित करना, किसी भी धर्म के लोगों को चिढ़ाना, किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के वक्तव्य देना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए पंथ निरपेक्ष कांग्रेस प्रारंभ से ही रहा है। महात्मा गांधी जैसे नेता इसमें रहे हैं और बहुत सारे लोग वो पंथ निरपेक्षवादी थे और अभी भी पंथ निरपेक्ष को केंद्र में रख करके, लेकिन उसकी व्याख्या तुष्टीकरण वाली न होनी चाहिए। चुनाव में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस नेता मंदिर मंदिर घूमते हैं, और जब केरल में चुनाव होते तो मंदिर को गाली दे, मंदिर जाने वाले छेड़ते हैं लोग, या इस तरह की उटपटांग बातें। ध्यान रहे कि पंथ निरपेक्षता सही संदर्भ में अगर कांग्रेसी नेता रखेंगे तो हिंदुओं के आशीर्वाद भी उन्हें मिलेंगे और मुसलमानों को भी मिलेंगे। अब मुसलमान का वोट मिला कहाँ? जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला? और उत्तर प्रदेश में सपा लेने के लिए तैयार हैं और बिहार में आरजेडी लेने के लिए तैयार हैं और पश्चिम बंगाल में ममता जी। तो एक संतुलन की आवश्यकता है यहाँ, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंथ निरपेक्षता को छोड़ा जाए, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए। और इस संतुलन में स्पष्ट रूप से आप एक मध्य में खड़ा अपने आप को रखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगला, राहुल जी के छवि सुधारने की आवश्यकता है। राहुल जी का कोई विकल्प है नहीं कांग्रेस में, अगर विकल्प रहता तो उनको छोड़ देना चाहिए नेतृत्व। 1-2 नहीं, पिछले 70 चुनाव में अधिकांश चुनाव वो हार ही गए। 30% उन्होंने चुनाव को जीता है, बाकी 70% चुनाव लगभग हार गए हैं। लगभग की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन विकल्प नहीं है। जो दूसरे आएंगे वहाँ पर और कई प्रकार की समस्या आएगी, अतः उन्हें सभी सुधारने की आवश्यकता है। पहला, गंभीरता सीखें। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, हम लोग टेलीविज़न पर भी सुनते हैं, कभी कभी चूँकि मुझे वीडियो बनाना था तो मैं कई वक्तव्य सुना हूँ,
उसका निष्कर्ष ठीक से निकल नहीं पाता है। और जब हम लोग नहीं निकाल पाते हैं तो जो जन सामान्य सुनता है वो तो नन में टिक रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं। उसमें हृदय का टिंज, प्रेम, सहानुभूति, केवल यह हम कहें कि हम मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, वो दिखने में भी आना चाहिए। तो छवि सुधारने की ज़रूरत है। उनके छवि पर नाना प्रकार के ये लगा दिए गए हैं। दूसरी बात कि यह हिंदी लैंड है भैया, हिंदी में बोलना सीखें। जनता तक पहुंचने की आदत बनाने की आवश्यकता है। और कुछ पढ़े भी भारत के बारे में और कुछ जो है सो हिंदी में बोलना आज बीजेपी के आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके कम से कम 50 वक्ता ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी में जनता से अपने आप को जोड़ पाते हैं। कनेक्टिविटी बोलने का यहाँ पर अर्थ यह है कि जन सामान्य से हम जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। अभी जन स्वराज को देख लीजिए, पीके को। जिन पार्टियों के पास बोलने वाले नेता नहीं हैं, आज उन पार्टियों की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। तो ये बात है कि बोलना और छवि सुधारना, बिना मतलब की चीज़ों में हम न पड़े, इसी में बेहतर है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अभी कश्मीर यहाँ पर गए अमेरिका में, क्या ज़रूरत थी इंटरव्यू देने की? चुनाव ख़त्म कर, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, या सिखों के बारे में, या इस तरह की बातें। हम उन लोगों से क्यों मिलेंगे जो भारत विरोधी व्यक्ति है, जो खालिस्तान के संदर्भ में बातचीत या इस प्रकार के अन्य बातचीत करते हैं? क्या ज़रूरत है? उन सारी बातों को गंभीरता से देखने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष आपकी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल नजर गड़ाए हुए है, बैठा हुआ है। तो इस तरह से विपक्ष को मौका ही आप न दें। यानी विपक्ष का मतलब आप जिससे लड़ाई लड़ते हैं उनसे, अर्थात कुल मिलाकर के भाजपा। तो इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं चुनाव को गंभीरता से लें। अब चुनाव को देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, दिल्ली झारखंड में चुनाव होंगे 6 महीना के अंदर में। इन तीनों जगह आप अपने टीवी पर बैठने वाले नेताओं कहिए कि फील्ड में जाइए, 50 प्रचारक को भेजिए एक राज्य में और कहिए कि 500 के लोगों का नुक्कड़ सभा करके जनता से पूछिए कि जनता की ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम वही करेंगे। जो वो बताएंगे उसी को घोषणा पत्र में रखा जाएगा। तब बात समझ में आ जाएगी कि जनता की क्या डिमांड है। जनता को तो किसी न किसी को वोट देना है। और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल 10 साल से जो है शासन कर ही रहे हैं। भाजपा को केवल 7 सीट थी, आपका 0 को तो 10 कीजिए। और फिर दिल्ली आप ही की रही है। हम लोग दिल्ली में 18 साल रहे हैं, जैसे कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे और दिल्ली को उन्होंने बनाया है, लेकिन फसल काट रहे हैं कोई दूसरा। और चूंकि भाजपा वहां नहीं जीत पा रही है, इसलिए 0 सीट ला करके भी आप आनंद मनाते हैं। शीला दीक्षित जी इसी में चली गई और उनके सुपुत्र ने इस बात को रखा भी था और स्थानीय नेताओं ने भी इस बात को रखा। हम कैसे इस चुनाव में कम से कम 2.5 सीट लाएं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। भाजपा का क्या हो रहा है वो भाजपा जाने, और अरविंद जी का क्या हो रहा है वो अरविंद जी जाने। आप 10 कैसे लाएंगे इस पर सोचिए। अगर आज 10 आ गया तो अगले चुनाव में आपको 40 भी आएंगे। 70 में 36 चाहिए बहुमत के लिए। आपका वहाँ पर कैडर है, चीज़ें हैं, लेकिन बिखर रहे हैं। अगर इसी तरह से रहेंगे तो 2 इलेक्शन बाद बिखर जाएंगे। तो आप 50 स्थानीय लोगों को चुनिए और उनको जोड़िए, उनको स्नेह दीजिए, उनको जो सम्मान, ये 7 सप्तपदी जो है उस पर ध्यान दे करके, तो इस तरह से गंभीरता से ले उस चुनाव को, वहाँ के मुद्दा को। इस तरह से नहीं कि कुछ नारा दे दिए, पहलवान, किसान। और किसान नेता कैसे हैं ये सब? जो साल भर आंदोलन करेंगे, रोड पर रहेंगे, वो किसान हैं। 2 दिन किसान अपने कुटमैता में, अपने रिलेशनशिप में तो जाते नहीं हैं, न उनके पास पैसा है न समय है। उन आंदोलन जीवियों से, उन नामधारी किसानों से थोड़ा दूर ही रहिए। वो ये सब ख़त्म ही कर देंगे कांग्रेस को, इसी पर लगे ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हुआ उसके बाद जो किसान नेता तथा कथित थे, मैंने टेलीविज़न पर सुना कि मैंने तो फील्डिंग की थी। आप क्या फील्डिंग करेंगे? अपना तो चुनाव, अभी एक बहुत की बड़े किसान नेता हरियाणा में चुनाव लड़े हैं, जमानत जब्त हो गया उनका, टेलीविज़न पर आती में दे रहा था। वो कैसे किसान नेता हैं? आप उसके चक्कर में पड़ रहे हैं। जनता सब कुछ समझ रही है।
केवल पंजाब और हरियाणा में ही किसान नहीं है, आप पंजाब से भी आप आउट हो गए और हरियाणा से भी। तो इस तरह से इन बातों को देखने की आवश्यकता है कि जो हमारा कार्यक्रम हो वो ठोस कार्यक्रम हो, व्यवस्थित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। गुटबाजी पर नियंत्रण, गुटबाजी होता क्यों है? नेतृत्व कमजोर, अविश्वास, असफलता, उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट प्रॉपर वे में दिखे नेता को कि मेरे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो 16-16 घंटा काम कर रहे हैं, हमारे साथ स्नेह है, वो अब कार्यकर्ता को या सेकंड लेवल के जो लीडर हैं उनके साथ वो बेहतर तालमेल रखते हैं और बस एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दें। ये जब तक सेकंड लेवल के लीडर को नहीं दिमाग में आएगा तब तक वो फुल एफर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आप उस तरह के जो शीर्षस्थ नेतृत्व 15-20 कांग्रेसी के हैं उस तरह की चीज़ें उनको दिखाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें दिखाने की आवश्यकता है। अगला, भारत से प्रेम। आप प्रेम कर रहे हैं या न कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को अगर देखा जाए, जो टेलीविज़न पर बोलते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, वो ले दे करके भाजपा के विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध करने पर आ जाते हैं। खालिस्तानियों के साथ बैठने की क्या ज़रूरत थी? भारत विरोधी जितने लोग हैं जो अंबानी और अडानी के विपक्ष में कुछ करते हैं, उनको लेकर के लोकसभा को बिना मतलब में डिस्टर्ब करना, ये सब, फिर उसके लिए माफ़ी मांगना, उससे चुनाव हार जाना। तो इस तरह से भारत से प्रेम, भारतीय परंपरा, भारतीय मान्यताएं, भारत के जीवन शैली, मनोविज्ञान, इसको समझने की आवश्यकता है। अब पार्लियामेंट में आंख मार देना, ग्रामीण जनता के, जन सामान्य को, गांधी जी आपके नेता रहे हैं, पढ़िए गांधी जी को, साइकोलॉजी समझने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में गए, सावरकर पर कुछ बोल देते हैं कांग्रेसी नेता, किन्हीं पर किसी चीज़ पर बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर के, और दूसरी बात, सकारात्मक विपक्ष बन करके आपको 5 साल दिखाना है। लोकसभा की अगर एक भी बैठक डिरेल होती है, आपको जितना लड़ाई लड़ना है रोड पर लड़ें, सकारात्मक लड़ाई लड़ें, और लोकसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करें। वॉकआउट करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो ये चाहेगी ही कि लोकसभा की बैठक कम हो, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। बाहर निकल करके लोगों के बीच में आता है कि विपक्ष ने लोकसभा नहीं चलने दिया, और लोकसभा के 1 घंटा के कार्य में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, करोड़ों रुपया। ये जनता समझ रही है। धीरे धीरे वोट घटते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन बातों को ध्यान रखना है कि एक बेहतर हम विपक्ष बन करके देखें, और सुधार संभव है। कांग्रेस के 29 तक अगर अपने आप को सुधार लें, प्रयास करें, तो जो अभी पोजीशन है उसमें 4 गुना की सुधार हो जाएगी। लेकिन सत्ता में आने के लिए 20 गुना सुधार करने की आवश्यकता है। जितने गठबंधन, एनडी गठबंधन और ये सारे गठबंधन हैं, इनको कमज़ोर करने के लिए ही ये सब गठबंधन सब है। इसके बल पर वो सत्ता तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये 100 सीट छद्म है। अभी चुनाव हो जाए तो कुछ और बात रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बल बना करके, संबल बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि इनके 10% वोटर और आपके कार्यकर्ता हमें हर एक विधानसभा में उपलब्ध है। बिहार में तो मैं पक्का कह रहा हूँ, हर एक जगह। लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद वो टूट करके अन्य जगह मिल जाएंगे, और तब पार्टी को रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि मैंने जो अपनी बात रखा, विनम्रता के साथ रखा। शीर्ष नेतृत्व को मैंने किसी को अपमानित, किसी को करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इन 11 बातों को ध्यान में रखे, 10 बातों को, तो इनको लाभ मिलेंगे। और बड़े राज्यों में तो पहले अकेले चुनाव लड़ें। कुल मिलाकर के इन विश्लेषणों से ऊपर उठ करके देखने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार, हम एक नेशनल लेवल पर विपक्ष कैसे बने। जो आप पार्टी उभर रही है, जो अन्य पार्टियां उभरेगी, वो फिर हमें कहीं पीछे न कर दें। तो इन बातों को दिमाग में रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।